मेरा नाम राजेश मिश्रा है और मेरा बिज़नेस लाइफ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी सेक्टर में है। एक हमारा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है एल्कलाइन वाटर आयनाइज़र, तो उसमें मैं काफ़ी टाइम से उसी में डील करते हैं हम लोग। मेरे फादर जो है मतलब हमेशा उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है, एक चीज़ कहा, आपके साथ लोग धोखा करेंगे, बेईमानी करेंगे, लेकिन आप किसी के साथ मत करो, जितना आपसे हो सके उतनी हेल्प करो लोगों की। मेरा मानना यह है कि भाई अगर आपको भगवान ने जीवन दिया है तो इस जीवन में कुछ तो ऐसा करो जो लोग याद करें आपको। आज की डेट पे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी वाइफ का ही है, क्योंकि हर तरीके से वही मुझे सपोर्ट करती है। मेरा जन्म स्थान, मैं एक छोटी सी जगह से बिलोंग करता हूँ, गढ़मुक्तेश्वर, आपने सुना होगा गढ़गंगा के नाम से। तो मेरा जन्म स्थान वहीं है, मेरी शुरू की एजुकेशन भी वहीं रही। फादर रतन प्रकाश मिश्रा, मेरे फादर जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। यूपी रोडवेज में जो है एज ए कंडक्टर की जॉब उन्होंने स्टार्ट की थी और जब रिटायर हुए तो वो एज ए क्लर्क रिटायर हुए। मदर का नाम कृष्णा देवी। मेरी मदर हाउस वाइफ थी और मतलब उन्होंने सारी चीज़ें, परिवार को, सबको बहुत अच्छी तरह संभाला। मेरे फादर भी 3 भाई थे, तो तीनों भाइयों में मेरी जो दादी थी वो भी मेरे फादर के पास ही रहती थी और मेरी मदर ने मरते दम तक उनका बहुत सेवा की। और 5 बहन भाई हैं हम, और जो बड़े भाई हैं उनका नाम महेश मिश्रा, उसके बाद 2 बहनें हैं मेरी बड़ी, उमा मिश्रा, बल्कि शादी हो गई तो उनकी उमा चतुर्वेदी, और पूनम शर्मा, मैं राजेश मिश्रा। बचपन में तो सब शरारती होते हैं बहुत, मैं भी बहुत शरारती था। मतलब किसी की जो है, जैसे चाय वाला है तो उसकी जो है क्या नाम है, मतलब जहाँ बैठते हैं बेंच वगैरह उठा के होली के उस पर डाल दी, ठीक है। और जो है मतलब दीवारों पे किसी के कुछ पोती आए, तो इस तरह की बहुत हरकतें होती थी। तो और बचपन में कई बार शैतान थे तो पतंगबाजी का बहुत शौक़ था। मैं 2 बार जो है क्या नाम है छत से गिरा पतंगबाजी के उसमें, और पापा ने मेरी बहुत पिटाई करी है इस बार इस उसमें। तो ये कुछ इंसिडेंट हैं जो मुझे अभी भी याद रहते हैं। और होली आती है तो वो होली वाला तो अभी भी याद रहता है कि बचपन हम क्या किया करते थे। अब तो वो सब ख़त्म हो गया। वैसे मम्मी से तो कभी नहीं खाई मम्मी तो बचाया ही करती थी। और फादर जो है बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे, और पापा से तो बहुत पिटाई हुई है, क्योंकि शैतानियाँ ऐसी क्या करते थे, पतंगबाजी, कंचेबाजी। मतलब गर्मियों में इतनी छुट्टी जो होती थी मार्च से लगा के, और जुलाई में स्कूल खुला करते थे, तो मतलब हमें घर वाले ढूंढते रहते थे कि वे कहाँ हो। हमें से एक सवाल होता था कि कहाँ गए थे, तो हम उनसे कहते थे यहीं तो थे। तो वो उनका एक क्वेश्चन होता था, यहीं थे मतलब हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, यहीं ये कौन सी जगह है, तुम यहीं थे, कहाँ मतलब कहाँ चले जाते हो और हमें मतलब मिलते ही नहीं हो। तो ऐसी तो बहुत पिटाइयाँ हुई हैं, ऐसे तो बहुत इंसिडेंट है। एक्चुअल में जो मेरे से भी एक छोटा भाई था वो मतलब समझदार था, मतलब छोटा होने के बाद भी समझदार था, लेकिन शैतानी में मैं सबसे ज़्यादा शैतान था। मतलब सबसे छोटा नहीं था, लेकिन शैतानी में सबसे छोटे से भी ज़्यादा शैतान था मैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है गढ़मुक्तेश्वर से रही। हाई स्कूल मैंने वहीं से किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्कूल एक फेमस जगह थी और मतलब आज भी है वो। तो हाई स्कूल मैंने वहीं से किया। उसके बाद इंटर हमने हापुड़ से किया, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया, लेकिन वो ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट किया। इंटर के बाद मैं जॉब करने लगा था। उसके बाद फिर मैंने जो है जॉब करते करते ग्रेजुएशन करी। स्टार्टिंग जॉब मेरी जो है हिमगिरी ऑटोमोबाइल कंपनी है दिल्ली में, आपने सुना होगा। वहाँ पर जो है मैंने 4-5 साल मैंने जॉब किया और उस कंपनी में मैं टॉप सेल्स में रहा। उसके बाद मेरा मन किया कि मुझे अपना बिज़नेस करना चाहिए। फिर उसके बाद अचानक ही मेरा एक दोस्त था, उससे मुलाकात हुई, जो मतलब आज़ादपुर मंडी में मेरे साथ में फल फ्रूट्स के उसमें काम करता था वो। तो उसने कहा तुम एक काम करो, मेरे साथ फ्रूट्स का काम करना शुरू कर दो। तो मैंने उसके साथ जॉब छोड़ के फ्रूट का काम शुरू कर दिया था। 2-1 साल वो काम किया। यहाँ पे मेरा एक दोस्त था गाज़ियाबाद, वो उस समय हमारी मोबाइल और ये सेलुलर वाली ये कंपनियाँ लॉन्च हो रही थी। ये बात है 95 के आसपास की। वो कंपनियाँ लॉन्च हुई, उसने कहा ये एक नया सेटअप है और हम इसमें एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ गाज़ियाबाद में मोबाइल्स वगैरह का काम शुरू किया उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ, करीब 2 साल उसके साथ काम किया। मेरी शादी हुई थी 97 दिसंबर में। उसी समय मैं थोड़ा सा शादी में डिस्टर्ब रहा और उसने थोड़ा सेटअप सारा गड़बड़ हो गया, जैसे नॉर्मली एक बिज़नेस में होता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे बचपन का मित्र था।
वो सारा सेटअप उसने मेरा जो है क्रश कर दिया जो मैंने बनाया था। तो शादी के बाद ही मुझे आप ये लगा लो कि 3 से 4 महीने के अंदर, मतलब ये बात है मार्च 98 और जो है मतलब अगस्त के बीच में, मुझे एक नया सेटअप अपना स्टार्ट करना पड़ा। मैंने वो बिज़नेस किया और उस बिज़नेस में भी अच्छा राइज़ किया। 2001 और 2002 से फिर मैंने जो है अपना प्रॉपर्टीज़ वाला बिज़नेस स्टार्ट किया था। लेकिन पता नहीं लाइफ में कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी रहीं कि जो है मतलब जब भी कुछ आगे राइज़ करते थे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती थी जो मतलब पीछे करने के लिए तैयार रहती थी। भाई की तबीयत 2004 या 5 में, हाँ 2004 या 5 की बात है, उसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी और 2.5 साल बाद उसकी डेथ हो गई। 2008 जो है 18 नवंबर को एक्सपायर हो गया था। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं एक डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके बाद फिर जो है मेरे जो बड़े वाले जियाजी हैं, मैंने उनसे कहा कि मेरी जॉब आप लगवा दो। बोले जॉब करेगा? मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, मैं डिप्रेशन में हूँ और मैंने कहा जी मैं अगर ऐसे रहा तो मैंने कहा जी मैं मेरे दिक्कत हो जाएगी। तो बोले फिर मैंने कहा जी आप बात कर लो, मुझे जो सैलरी मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, वो मुझे इतना बिज़ी कर दें कि मैं सुबह जाऊँ और रात को घर पे आऊँ और मैं सो जाऊँ, नींद आ जाए मुझे। तो उन्होंने बात करी अपनी कंपनी में। तो भाई सेल्स में तो आदमी कहीं भी लग सकता है, उसे तो काम से मतलब होता है कि भाई काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो निकाल देंगे। तो उन्होंने मुझे रख लिया और मैंने लगभग 3 से 4 महीने वहाँ जॉब करी, ठीक है। और मतलब इतना बिज़ी रहता था, सुबह घर से निकला, वहाँ श्रीनिवासपुरी में उनका ऑफिस होता था, वहाँ जाता था, फिर फील्ड में रहता था पूरे दिन। रात को जब आता था तो सो जाता था, नींद आ जाती थी। तो वो 3-4 महीने जो है उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी दोबारा से, और फिर मैंने दोबारा से सारी चीज़ें शुरू करी, अपना काम किया और आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। मेरी शादी 1 दिसंबर 1997 में हुई। मेरी वाइफ़ मीनाक्षी मिश्रा, मेरी वाइफ़ मेरे साथ बिज़नेस में हाथ बटाती है, प्रोफेशन में नहीं है, मतलब मेरे साथ बिज़नेस पार्टनर है वो। जब भी उसे कुछ पता लगता है या जब भी कोई चीज़ें होती है तो हम मतलब वो सबसे पहले मेरे को जो है गाइड भी करती है, मेरे को संभालती भी है। तो उसमें मतलब मेरे को हर तरीके से वो सपोर्ट करती है कि भाई किसको क्या कैसे किसको कैसे हैंडल करना। तो मतलब उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मेरी रहता है मेरी लाइफ में, और मैं तो कहूँगा कि क्योंकि 100% है तो 100% उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ। मेरे 2 बहुत प्यारे से बच्चे हैं। तो वो मेरी बेटी है साक्षी मिश्रा, अभी उसने ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट, मतलब बीटेक किया है उसने, और अभी वो अपने कोर्स को अपग्रेड कर रही है। टेक्सटाइल केमिस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो है बीटेक किया है। बेटा है सक्षम मिश्रा, वो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, लास्ट ईयर है उसका। वो BJMC से कर रहा है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, और जो है बहुत बड़ा फील्ड है वो, उसमें जो है वीडियो फोटो ये सब सारा उसमें आता है। मेरे फादर जो है मतलब हमेशा उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई, एक चीज़ कहा कि भाई अपने से जो बड़े हैं उनको जो है क्या नाम है मतलब सेवा करो, और हमेशा जो है यही सिखाया कि भाई जो बड़े हैं उनका आदर सम्मान करो, और जो है मतलब जो जिसकी आप सहायता, जितनी हेल्प आप कर सकते हो, जितनी आपकी हैसियत है, तो आपको उसके हिसाब से उसको मदद करनी चाहिए। और आज हम उस पर काम कर रहे हैं। मेरी मदर बहुत प्यार करती थी मेरे से, और संस्कार उन्होंने मतलब ये समझो कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज जिस काबिल भी हूँ, और उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे फादर मेरे हमेशा प्रेरणा सूत्र हैं, क्योंकि उन्होंने जो मैंने आपको बताया, उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई कि बेईमानी मत करो किसी के साथ। आपका कोई नुकसान होता है कोई बात नहीं है। एक ये कहते थे कि भाई अगर आप मंदिर गए तो मंदिर जाके अगर किसी ने आपके जूते या चप्पल चुरा लिए तो आप किसी के जूते चप्पल चुराते नहीं हो। तो आपके साथ लोग धोखा करेंगे, बेईमानी करेंगे, लेकिन आप किसी के साथ मत करो। जितना आपसे हो सके उतनी हेल्प करो लोगों की। सक्सेस मंत्र सिर्फ एक और एक है, बस ईमानदारी। आप ईमानदारी से, मेहनत से काम करो तो लोग आपको याद रखते हैं। मैं हमेशा फिर अपने आप से सेल्फ से बात करता हूँ जब कोई इस तरह की चीज़ आती है, जैसे मैं आपके अपने भाई की कह रहा हूँ। तो हमेशा ये कहता था भगवान से भी और उससे भी ये कहता था कि भाई आपको जितना देना है आप दो, पर मैं यहीं खड़ा मिलूँगा आपको। क्यों? क्योंकि मुझे खुद मैं अपने आप से मोटिवेट होता हूँ, खुद अपने आप को देख के मोटिवेट होता हूँ। और दूसरी चीज़ कि आप अपनी लाइफ में चुनौतियाँ क्या है, मतलब जो है एक छोटे से एक शॉर्ट पीरियड का आपका एक इम्तिहान है आपकी ज़िंदगी का। तो आप अगर उसको पार कर जाते हो तो उसकी कीमत आप ज़रूर कहीं ना कहीं आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपने उसको पार किया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ है।
मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो मैं ये कहूँगा मेरा दोस्त रहा जिसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्योंकि आप जब जो है ठोकर खा के संभलते हो ना, तो फिर आपकी लाइफ में मतलब जो है एक बहुत बड़ा सबक मिलता है आपको। तो टर्निंग पॉइंट मेरा वही रहा। अदरवाइज़ तो उससे पहले सब बहुत स्मूथली और सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद से सब कुछ चेंज आया। सुबह अभी मैं लेट उठ रहा हूँ आजकल, तो 7 बजे 7:30 बजे उठता हूँ। वैसे नॉर्मली 6 बजे उठता हूँ, तो सुबह वॉक करने जाता हूँ। उसके बाद उठ के थोड़ी देर अखबार वगैरह ये देखता हूँ। उसके बाद नहा के हमारा जो है ऑफिस है 2 मेडिक्लेम के, वहाँ ज़रूर जाता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ काम होता है ज़रूर। तो बाकी नॉर्मल रूटीन भाई कस्टमर्स की हमारी इतनी लिस्ट है और जो है कहीं ना कहीं कॉल ये सब रहता ही है। और वही शाम को मतलब जो है यहाँ पे बैठते हैं तो ऑफिस का काम करते हैं। बाकी जो है ये लगा लो कि रात को 8, 9, 10 बजे तक रहता ही है। मतलब सारी संस्थाओं के साथ भी, ये भी, रोटरी भी, सब उसमें मैनेज करना होता है। जीवन की परिभाषा ये है कि भाई देखो हर आदमी के उसमें अलग अलग हो सकती है वो, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप को भगवान ने जीवन दिया है तो इस जीवन में कुछ तो ऐसा करो जो लोग याद करें आपको। अदरवाइज़ तो देखो ज़िंदगी तो सबको उतनी देनी है, सबको उतनी ही मिली है। आप चले जाओगे, लोग याद नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा उसका। आउट ऑफ कंट्री तो मैं सिर्फ 2 जगह गया हूँ, ज़्यादा नहीं गया। नेपाल गया था और एक बार जो है एक कंपनी हम किया करते थे तो उस कंपनी से टूर मिला था, जो है थाईलैंड गए थे। बाकी यहाँ इंडिया तो मैं बहुत घूमा हूँ और अभी भी घूमने का बहुत शौक़ है, कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। अभी इसी महीने में ही जो है 15 तारीख के आसपास की बात है, हम वहाँ जिम कारबेट घूम गए 2 दिन। धार्मिक स्थलों पे मैं भाई वैष्णो देवी हुई आया, आपका अम्बा देवी गुजरात हो आया, सिद्धबली मंदिर वहाँ भी हो आया, और काशी विश्वनाथ, आपके जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उधर महाराष्ट्र वगैरह में वो सब हुई आया, उज्जैन हुई आया। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हुई आया। हॉबीज़ वही घूमना फिरना, दोस्तों के साथ महफिलें करना, और गाने गाने का शौक़ है ही हमें। गाने पुराने सुनने का शौक़ है और गुनगुनाने का भी है। सिंगर तो मतलब जो है जो पुराने हैं उसमें किशोर कुमार, मुकेश, रफ़ी। मैं एक छोटी सी 2 लाइन ही आपको जो है उसकी सुनाऊंगा। किशोर कुमार का है, मुकद्दर का सिकंदर का। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। फिल्में देखने का अब उतना शौक़ नहीं है, पहले बहुत होता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे फिल्में वैसी बनती भी नहीं है शायद। मैं 100% धार्मिक हूँ, और धर्म की परिभाषा जो है वो ये है कि भाई आप किसी को हर्ट मत करो, आप जितनी मदद किसी की कर सकते हो उतनी मदद आप करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही जैसे बचपन में सिखाते थे, जीवों के लिए ये, बड़ों के लिए ये, तो ये एक धर्म ही तो है हमारा, हमें करना चाहिए ये। 2013 में जो एक केदारनाथ वाली त्रासदी हुई थी, तो मैं भी वहाँ पे गया हुआ था केदारनाथ में। एक्चुअली रात को जब होटल में पानी आया तो जो होटल के जो लोग थे जो वहाँ जॉब करते थे, तो हमें तो कुछ आइडिया था ही नहीं। उन्होंने मतलब जो है दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिया। पहले तो ऐसा लगा शायद कोई झगड़ा हो गया, कोई बवाल मच गया। कह रहे पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। अरे मैंने कहा क्या हो गया? फिर देखा तो पानी पानी भर रहा। कह रहे जी अगर जान बचानी है तो पहाड़ पे चढ़ जाओ। अरे मैंने कहा सामने पहाड़ पे चढ़ जाओ, इतनी बारिश हो रही है, इतना अंधेरा हो रहा है, तो मतलब हम तो यहाँ से तैयारी भी कुछ नहीं करके गए थे। 10 रुपये वाली टॉर्च उनके पास थी, जो होटल में काम करते हैं ना, वो 10 रुपये वाली एक टॉर्च आती थी, जिसमें जो है मतलब वो LED लाइट वाली और छोटी सी टॉर्च होती थी, रोशनी अच्छी देती थी। उनके पास वो टॉर्च थी। हमने क्या किया, अपना जो है सिर्फ जो है एक पिट्ठू बैग लिया
उसमें पानी की बोतलें कुछ थी हमारे पास जो हम यहाँ से लेके गए थे, उसमें करीब 5-6 पानी की बोतलें जो आ सकती थी, 2, 3, 4, 5, वो कुछ बिस्किट के पैकेट थे हमारे पास। मतलब यहाँ जितनी ठंड मतलब जाड़ों में होती है उससे ज़्यादा ठंड उस समय थी, हवा और बारिश हो रही थी। हमने क्या करा, जो ड्राइवर था उससे कहा तू गाड़ी का तिरपाल निकाल। गाड़ी का तिरपाल निकाला और हम मतलब 6 जने हम थे और साथ में ड्राइवर था हमारा। हम जो है वो सारी चीज़ ले गए, जितना हमसे चढ़ा गया हम पहाड़ पे चढ़ गए। और भाई साहब तिरपाल ओढ़ गए सारे के सारे, पहाड़ पे ऐसे ही बैठे रहे ठंड में। एक छोटी सी एक जगह थी ऊपर, जैसे बस स्टॉप टाइप का एक चीज़ होती है ना, इस तरह की कुछ हल्की सी एक शेड थी वहाँ पे। वो शेड भी हमें मिल गई, तो उसका भी हमें बहुत सहारा रहा। हम लगभग जो है अगले दिन जब बारिश थमी, शाम को 3 से 4 बजे हम वहाँ से रात को उतर के आए। और रात को जब आके देखा तो हमारा जो है होटल वोटल सब तहस नहस हो गया था, पर हमारे सामान जो था हमारी गाड़ी में था। और सौभाग्य हमारा ये रहा कि जो गाड़ी थी हमारी वो भी पहाड़ के सहारे खड़ी हुई थी। नीचे एक पार्किंग बनी हुई थी बहुत तगड़ी, उस पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ थीं, मतलब जो है बड़ी भी छोटी भी, वो सब गाड़ियाँ बह गईं और पानी पानी सारे में बवाल मचा हुआ था पूरा। तो फिर हम उस दिन रात को जो है वहीं पास में एक जगह थी वहाँ रुके। उसने हमें रात को चावल मतलब खिचड़ी बना के एक तरीके से हमें खिलाए। बोला जी मेरे पास यही है, पर जो है आज आप रुक जाओ लेकिन कल आप चले जाना। मैंने कहा जी कल के कल देखेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, रात को हमारे दिमाग में इतना डर था, हम बार बार उठ के जो है चंद्रमा को देखते थे ऐसे, क्यों कि कहीं ऐसा ना हो चंद्रमा छुप जाए और फिर बारिश होने लगे। तो भाई साहब वो रात ऐसे काटी। सुबह सुबह हमसे वो होटल वाला बोला कि भाई जो है भाई साहब ऐसा आप जवान आदमी हो, आप एक काम करो जितना पैदल चला जाए पैदल निकल जाओ। मैंने कहा जी पैदल कैसे जाएंगे? बोले जी पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं होता, यहाँ कल को फिर कोई बवाल मच जाए और अब इस समय साधन भी नहीं है किसी भी तरीके का, आपसे जितना पैदल चला जाए पैदल चले जाओ। वहाँ से हमने फिर वही काम किया। 2 पिट्ठू बैग थे हमारे पास, एक में निक्कर बलियान तौलिया ऐसे रखे, एक में वही कुछ बिस्किट के पैकेट डाल लिए। हम वहाँ से पैदल चल दिए। पैदल चलते चलते लेकिन एक चीज़ वहाँ उतना होने लगा था, जो नेक्स्ट डे मतलब जो है एक तरीके से वो तारीख हो गई आपकी 16 और 17 18 तारीख की बात है। इतना हो गया था कि वहाँ पर लोग जो है सेवा करने लगे थे। तो सेवा मतलब पानी और बिस्किट और चाय लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो हमने वहाँ से चलते चलते हम पैदल जो है फाटा एक जगह है, फाटा पहुँचे। फाटा पहुँचने के बाद में हमने सोचा कि यार ये हेलीकॉप्टर वाले हैं यहाँ पे वहाँ, क्योंकि फाटा में बहुत सारे हेलीपैड बने हुए हैं, तो बहुत सारे कंपनीज़ की हेलीकॉप्टर की सेवा है वहाँ से। तो हमने वहाँ क्या किया कि जो है हेलीकॉप्टर वाले से बात करी कि भाई जो है ऐसे ऐसे हमें वहाँ जाना है, आप एक काम करो देहरादून छोड़ दो हमें, तो हम देहरादून से निकल जाएंगे। तो फाटा से जब हमने उससे बात करी, कई हेलीकॉप्टर वालों से बात करी, उन्होंने कहा जी हमें सबसे पहले आदेश ये है कि जो केदारनाथ ऊपर फंसे हुए हैं लोग उनको लेके आना है हमें, क्योंकि बीच का सारा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमने फिर मैंने कहा भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, हमने फिर पैदल पैदल चलना शुरू करा। मतलब ऐसे कई जगह थी पहाड़ों को जोड़ने के लिए, आपने देखा होगा छोटे छोटे पुल होते हैं, सब पुल ख़त्म हो गए थे। तो उन मतलब 100 मीटर जगह को चलने के लिए पूरा पहाड़ चढ़ो फिर उतरो, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ो फिर उतरो, और 100 मीटर या 200 मीटर आप चले, और पहाड़ों में फिसलन ये वो, लेकिन वो मजबूरी में सब करना पड़ रहा था। एक रास्ते में हमें वो मिला एक ऑटो वाला, तो उसने लगभग 10-1 किलोमीटर हमारा वहाँ से वो रह गया था गुप्त काशी। तो गुप्त काशी के लिए हम वहाँ से बैठे। गुप्त काशी में शुरू होते ही एक वहाँ मंदिर है किसी उनका, जो मतलब किसी ने बना रखा है, कोई ट्रस्ट है, बहुत बड़ा एक मंदिर है वहाँ पे। तो वो लोग बहुत सेवा कर रहे थे, उन्होंने सबको बुला के बोले जी आप खाना खाओ खाना खाओ। हमने रात को वहाँ खाना खाया, भूख लग रही थी बहुत तेज़। मतलब उस समय जैसे आपने देखा होगा हम घर पे ना मतलब जो है बहुत सारी चीज़ों में कमियाँ निकालते हैं कि भाई इसमें नमक कम है, और ये आपने कैसे बना दिया, ये दाल गली नहीं है, चावल गले नहीं है। वहाँ चावल कच्चे भी, दाल कच्ची भी, नमक है नहीं है, सब खाना पड़ा। तो मतलब ये देखा हमने कि भाई भगवान की औकात के आगे किसी की कोई औकात नहीं होती। उसने वो दिखाया कि तुम्हारी ये औकात है, तुम जो दिखाते हो ना कि मैं ये हूँ, आप कुछ भी नहीं हो। हमने वहाँ खाना खाया, फिर रात को वहाँ से हम निकल के आए। बोले आप यहीं सो जाओ। मैंने कहा जी नहीं, यहाँ कुछ ज़रूरतमंद लोग रहेंगे भाई जिनको ज़रूरत है। हम कोई होटल, हम आगे जाके हमने होटल लिया, उसने 1000 रुपये रोज़ का हमें रूम दिया। तो हमारे पास पैसे थे, तो हमने ATM वगैरह से इससे पैसे वैसे हम निकाल रहे थे। SBI का ATM सब जगह था, और SBI के ATM में ना तो कोई बिजली गई, ना कुछ हुआ, ना उनका सिस्टम डाउन हुआ।
और पैसे हर जगह से निकल रहे थे और सिर्फ SBI काम कर रहा था। तो हमने 10,000 रुपये वहीं से निकाले, फिर आगे बढ़ गए। तो हमने कहा अभी हमारे पास पैसे इतने हैं कि महीना भर तो हम यहाँ रह सकते हैं आराम से, रहेंगे होटल में, खाना मंदिर में खा ले करेंगे। अगर पैसे ख़त्म हो गए तो वहाँ फिर हमने मंदिर वालों से बात करी, मैंने कहा जी हम भी थोड़ी बहुत सेवा करेंगे। तो लेकिन करीब 4 या 5 दिन वहाँ रहे हम लोग उस जगह पे। हाँ, उसमें आने से 2 दिन पहले हमारा एक BSNL का नेटवर्क था, वो नेटवर्क चालू हुआ हमारा। तो मेरा एक दोस्त था यहाँ गाज़ियाबाद, मैंने उससे कहा भाई सबसे पहले कि भाई इसको रिचार्ज कर दे भाई। कह रहा मैं सर जी ज़िंदा हो मैंने कहा हाँ ज़िंदा हो, और बहुत बढ़िया। मैंने कहा जैसे थे, जैसे गए थे वैसे के वैसे हैं, सब कुछ ठीक है, पर अभी साधन नहीं है आने का। तो मैंने कहा तू एक काम कर, पहले इसे 500 रुपये का रिचार्ज कर दे, किसी से बात करनी है, कुछ करनी है तो वो चलता रहेगा। उसने हमारा वो रिचार्ज किया। उसके बाद मैंने कहा बाद में बात करेंगे, पर जो कोई जानकार जितने भी लोग हैं उन्होंने बता दिया मिश्रा जी जिंदा हैं तो उसने घर पे भी खबर कर दी फिर। तो मैंने कहा हम बात करेंगे आराम से। हमने थोड़ी सी बात फिर घर पे करी, घर पे करके बताया। सब लोग परेशान, मैंने कहा परेशान मत हो, हम ठीक है बिल्कुल, जैसे भी है वैसे ही रहेंगे। गुप्त काशी की बात है वो। फिर हमने कुछ लोगों को जो भी वहाँ थे, मैंने कहा जी आप अपने घर पे किसी को सूचना देनी हो, कुछ करना हो तो आप शॉर्ट में इस फ़ोन से दे सकते हो आप। तो लगभग 2-2.5 घंटे हमारा फ़ोन वो चालू रहा। तो जितने लोगों की हम सेवा उस तरीके से कर पाए हमने करी वो, कि भाई लोगों को कम से कम घर पे खबर तो पहुंच जाए कि हम जिंदा हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 2-2.5 घंटे बाद वो नेटवर्क ख़त्म हो गए और रात को फिर जो है टीवी में एक न्यूज़ चालू हो गई कि जी गुप्त काशी में बादल फट गया और इतने लोग वहाँ मर गए और ये हो गया और वो हो गया। घर वाले फिर परेशान, फ़ोन मिलाएं तो फ़ोन ना मिले क्योंकि वो नेटवर्क फिर चले गए। फिर अगले दिन फिर नेटवर्क आए। तो अगले दिन फिर साधन इस तरीके से वहाँ चालू हुआ कि जो फौज थी, जो सिपाही थे, उन्होंने एक मतलब टेम्परेरी रास्ता बनाया और धीरे धीरे लोगों को निकालना शुरू करा वहाँ से अपने वाहन से। लेकिन वही है ना कि जब इस तरह की चीज़ होती है तो सब फंसे हुए तो सब एकदम निकलना शुरू करते हैं। तो हमारा वो होटल वाला जो था वो बोला जी देखो ऐसा है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप एक दिन बाद में निकलना यहाँ से, क्योंकि अगर आप भी निकलोगे और एक दिन बाद निकलोगे तो अभी वही बात है और आप भी वही बात है। मैंने कहा जी कैसे? बोले सब लोग रास्ते में फंस जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो जाएगा कि ये लोग सब लोग रास्ते में फंस जाएंगे। तो वो मतलब हमने कहा चलो एक दिन और रुक जाएंगे, घर पर सूचना दे दी थी हमने। फिर वहाँ से एक टैक्सी करी, क्योंकि हम गाड़ी तो वहीं छोड़ आए थे पीछे ड्राइवर के पास। तो टैक्सी करी वहाँ से, टैक्सी से उससे कहा भाई तो हमें ऋषिकेश छोड़ दिया। ऋषिकेश तक के उसने हमसे पैसे लिए। ऋषिकेश फिर हमने कहा देख चलना आराम आराम से, कोई आफत नहीं है, क्योंकि हमें घर जाना है क्योंकि हम मतलब इतने घबराए हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हमारा पीछा कर रहे हैं। तो हम इतने घबराए हुए थे, मतलब घर आने के बाद भी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को 1 महीने तक नींद नहीं आती थी रात को। क्यों? वो पहाड़ की मतलब पानी की आवाज़, और वो मतलब इतनी भयंकर आवाज़ थी वो, जैसे आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर 100 फैक्ट्रियाँ चला दी जाएँ, उसमें कोई जनरेटर चल जाए 100, तो शायद उसकी आवाज़ भी कम होगी जितनी आवाज़ उस पानी की थी। वो पानी की आवाज़ रात को मतलब सोने नहीं देती थी, कानों में बसती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। और मैं भगवान से हमेशा एक चीज़ कहता था उस समय कि भाई अभी कुछ कर्जा रह गया है लोगों का, क्योंकि अगर कर्जा नहीं रहा होता तो शायद वापस नहीं आते। तो मैंने कहा चलो तुमने मौका दिया है तो ये कर्जा ज़रूर उतारेंगे। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है ना, वो मुस्कान आपको सोने नहीं देती, फिर आप दोबारा से उठ के काम करते हो। मैं तो कहता हूँ कि भगवान ने मुझे वापस भेजा है तो लोगों का कर्जा उतारना है। रोटरी क्लब से मैं जुड़ा आपका 2012 में। पोलियो को पूरी दुनिया से ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान रोटरी का है। उसके अलावा ये जो संस्था है, मतलब जैसे देखो हमारी सबकी एक मतलब हम सोचते हैं, एक सोच होती है कि भाई हम कुछ ना कुछ समाज के लिए करें, लेकिन अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी न किसी एक बड़े उससे जुड़ना पड़ेगा। आप 100 रुपये दे सकते हो, लेकिन अगर 1000 लोग 100 रुपये दें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो रोटरी यही करती है कि लोगों को जोड़ के और उनसे ही वो पैसा और प्लस अपना वो समाज को बड़ी बड़ी चीज़ें देती है। आज रोटरी से लोगों के जो है डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, लोगों के जो लिम्स चेंज होते हैं वो फ्री चल रहे हैं। बहुत सारे मतलब रोटरी के क्लब्स ने जो है अपना जो है गोद लिया हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स की जो है मतलब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं।
एजुकेशन में जो मतलब सफाई का, इसका मतलब बहुत सारी किस क्षेत्र में काम नहीं करती रोटरी, तो मतलब ऐसी बहुत सारी जगह काम करती है रोटरी, मतलब अनलिमिटेड है। मैं तो कहूँगा इतना बड़ा दायरा है कि उसको विस्तार में बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए। मैं एक हमारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो क्योंकि वो कहते हैं समाज में जब पैदा हो तो समाज के लिए भी आपका कुछ योगदान बनता है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। उसके साथ साथ हम यहाँ पर हमारी अग्रसेन वाटिका में एक हमारी रसोई चलती है, अग्रसेन रसोई के नाम से, जिसमें हम लगभग 400 से 500 लोगों को रोज़ डेली खाना खिलाते हैं, जिसकी कॉस्ट 10 रुपये थाली है। और उसका खाना अगर आप खाओगे तो बहुत टेस्टी होता। तो वो संस्था भी हमारी चल रही है। मेरा सपना ये है कि जितना जल्दी हो जाए मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो जो मतलब समय मैं आज परिवार या बच्चों को दे रहा हूँ, तो वो मैक्सिमम समय मैं समाज और जो है लोगों को दूँ। वही आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी वाइफ का ही है, क्योंकि हर तरीके से वही मुझे सपोर्ट करती है। अब उससे पहले की अगर बात करूँ तो मेरे छोटा जो भाई था उसी का मेरे को सपोर्ट रहता था, क्योंकि मेंटली वही मुझे दिमागी तौर पे सबसे ज़्यादा समझता था। तो बल्कि छोटा था मुझसे लेकिन समझदार बहुत था। देश की युवा पीढ़ी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम किसी भी तरह की जो आज राजनीति है उसका शिकार ना होके देश के लिए और देश के अपने हम मैक्सिमम क्या दे सकते हैं भाई उसके बारे में प्लान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को सेल्फ मेड बनाओ, स्टार्ट करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज युवा पीढ़ी हमारी मतलब जो हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत वो है, लेकिन जो एक दूसरी तरफ जा रही है उसको ना जाके अपना धर्म से जुड़े, अपने देश से, अपने लोगों से जुड़े।